Hi everyone, welcome back to the channel Rसायन Dunia. So in this video we are going to discuss about the new topic of NMR spectroscopy, that is nuclear shielding and deshielding effect. तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए कोई भी जो प्रोटॉन होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिक अबाउट द 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो कोई भी प्रोटॉन होता है वो इन जनरल क्या करता है कि रेडियो वेव जो फ्रीक्वेंसी की EMR होती है उनका एब्जॉर्प्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आउटर मैग्नेटिक फील्ड। क्यों हम क्या कर रहे होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। कोई भी जो प्रोटॉन है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक और उस जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई भी जो CH प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की जो EMR होती है उनका एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से हमें NMR स्पेक्ट्रम है वो ऑब्टेन होता है। ये चीज हमने देखी थी इन द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है CH प्रोटॉन, तो ये क्या करेगा इन जनरल, क्या करेगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको बताती हूँ करने क्या वाला है। इन जनरल प्रोटॉन absorb radio wave, proton absorb EMR of radio wave frequency, EMR of radio wave frequency in the presence of magnetic field of specific frequency तो यहाँ से क्या होने वाला है, इन जनरल ये जो CH प्रोटॉन है, ये जो H प्रोटॉन है, ये क्या करेगा कि EMR है वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की EMR को ये एब्जॉर्ब करेगा। कब करेगा, जब यहाँ से हम अप्लाई कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है। बट अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये कितना होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करता है ऑन द एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दिस absorption of EMR will depends on the environment of this proton, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड इस पे करेगा कि ये जो प्रोटॉन है इसका एनवायरनमेंट कैसा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन का एनवायरनमेंट उस पर कैसे चीजें डिपेंड करेंगी, वो चीजें हमें देखना है। तो देखिए जब भी हम बात करें यहाँ से तो क्या होता है, जनरल केसेस में यदि हम बात करें तो जो भी हम कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं तो उनमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला यहाँ पे होते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरे कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड। दूसरे कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस को अच्छे से हम स्टडी करते हैं, देन हम पाई बॉन्ड पे मूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं CH की, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो किसका होने वाला है, हाइड्रोजन का होने वाला है। एब्जॉर्प्शन है वो किसका होगा कि ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये EMR का एब्जॉर्प्शन करेगा। बट यहाँ से इसने किस टाइप के बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ में और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर कोई अदर टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं इस हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई, ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियाई है ये कितने रेंज की EMR का एब्जॉर्प्शन करेगा, ये सारी चीजें इस चीज को अफेक्ट करती हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, दो टाइप के बॉन्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं या फिर पाई बॉन्ड हो सकते हैं।
अब पॉसिबिलिटी माइंड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैम हाइड्रोजन है वो तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा ना, हाइड्रोजन कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ दिस प्रोटॉन, यानी कि इस प्रोटॉन के आसपास में कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, किस टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उस चीज पे ये जो एब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करेगा। अब देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिग्मा बॉन्ड है इनकी स्टडी करते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन या फिर सिग्मा बॉन्ड है ये इन जनरल क्या करते हैं, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन करते हैं, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन करते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट आया है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस वाले डायग्राम से। ये क्या करते हैं, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन करते हैं इन जनरल। और यदि हम बात करें पाई बॉन्ड की तो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या कर सकते हैं, शील्डिंग भी कर सकते हैं एज वेल एज डिशील्डिंग भी कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स के केस में क्या होगा, यहाँ से ऑलवेज शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, एंड इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, देयर कैन बी शील्डिंग और डिशील्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकती है, शील्डिंग भी हो सकती है एंड डिशील्डिंग। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो ये चीज ये जो है ये डिपेंड करेगा कि आपका जो कंपाउंड है स्पेसिफिक कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि कहीं कहीं ये शील्डिंग कर रहे होंगे और कहीं कहीं ये डिशील्डिंग कर रहे होंगे प्रोटॉन की। अब यहाँ से देखना है, देखिए सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे शील्डिंग करते हैं प्रोटॉन की, सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे प्रोटॉन की शील्डिंग करेंगे, कैसे प्रोटॉन को सिक्योर करेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ आउटर मैग्नेटिक फील्ड, कैसे इस चीज को बचाएंगे वो चीज हमें देखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है फिगर, यहाँ पे ये जो प्लस वाला है ये क्या आपका न्यूक्लियस है। स्टार्टिंग में हमने जो सेंटर में क्या लिया हुआ है, न्यूक्लियस लिया हुआ है, और न्यूक्लियस ऑफ किसका है, यहाँ पे प्रोटॉन का न्यूक्लियस है। ठीक है, हमने क्या लिया हुआ, प्रोटॉन का न्यूक्लियस लिया हुआ है। तो पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज या फिर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो चार्ज स्पीसीज होती है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेशन करती है, सर्कुलेशन करती है, और इस रोटेशन से, इस सर्कुलेशन से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमने इन द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इन द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये चीज देखी थी कि प्रोटॉन का भी अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। प्रोटॉन के जो न्यूक्लियस है उसका क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट यहाँ पे हमें उस वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि शील्डिंग और डिशील्डिंग है वो क्या चीज होती है। और शील्डिंग और डिशील्डिंग है वो प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कोई भी प्रोटॉन है वो कितना शील्डिंग में जाएगा या फिर कितना डिशील्डिंग में जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात ही नहीं करनी है इन द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग और डिशील्डिंग। यहाँ पे हमें बात किसकी करनी है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करनी है। इसीलिए मैंने इनिशियली यहाँ पे बताया कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं, कहाँ सर्कुलेशन कर रहे हैं, प्रोटॉन के चारों तरफ ये क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल वो यदि रोटेशन करेगा तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता ही होता है। जैसा कि हमने न्यूक्लियस के केस में भी देखा था कि न्यूक्लियस है वो भी क्या करता है, अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेशन करेगा, जिससे कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जनरेट होता है। इन द सेम केस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या करते हैं, प्रोटॉन के चारों तरफ यहाँ से सर्कुलेशन कर रहे होते हैं और रोटेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा अब देखिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाले डायरेक्शन है। इस वाले डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की ये जो वेव्स हैं ये क्या कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया है, आउटर मैग्नेटिक फील्ड तो हमें अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि बिना आउटर मैग्नेटिक फील्ड के तो हम एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो ले ही नहीं सकते ना। तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम या फिर बोल सकते हैं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हमने यहाँ पे आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए केयरफुली देखना है आपको कि क्या हो रहा है। यहाँ से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की या फिर आउटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट ऑपोजिट टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिशन करेंगे, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिशन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है इसका इफेक्ट उतना नहीं पहुंच पाएगा इस वाले प्रोटॉन तक जितना पहुंचना चाहिए था।
यदि इन इलेक्ट्रॉन से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता तो इजीली ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड है ये न्यूक्लियस तक पहुंच सकता था, प्रोटॉन तक पहुंच सकता था, बट अब ये नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कौन ओपोज कर रहा है इसको, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन से वो क्या कर रहा है, ओपोजिशन कर रहा है आउटर मैग्नेटिक फील्ड का। और इस ओपोजिशन की वजह से जो आपका एनएमआर सिग्नल होता है वो अफेक्टेड होता है और वो अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। वो क्या करता है, अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए थी एनएमआर सिग्नल की प्रोटॉन के लिए वो अब नहीं रहती है, वो उससे थोड़ा सा अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। और इस चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोल रहे होते हैं, शिल्डिंग बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे होते हैं, शिल्डिंग बाय सिग्मा बॉन्ड बोल रहे होते हैं। तो किसी भी वे में पूछा जा सकता है, सिंपली शिल्डिंग इफेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है शिल्डिंग बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन, शिल्डिंग बाय सिग्मा बॉन्ड। तो कैसे क्या हुआ है, होप सो आपको समझ आया होगा। सिंपल सा है कि यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों ओर जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिशन करते हैं, और ऑपोजिशन करने की वजह से आउटर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उतना नहीं हो पाता प्रोटॉन पे जितना एक्चुअल में होना चाहिए था, जितना एक्चुअल में होना चाहिए था उतना इफेक्ट नहीं हो पाता है। और इतना इफेक्ट ना हो पाने की वजह से जो एनएमआर सिग्नल है वो क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। और एनएमआर सिग्नल शिफ्ट करेंगे तो जब शिल्डिंग होती है तो एनएमआर सिग्नल है वो किधर शिफ्ट करेगा, अप फील्ड में शिफ्ट करेगा, और जब डीशिल्डिंग होती है तो एनएमआर सिग्नल है वो डाउन फील्ड में शिफ्ट करेगा। ये चीजें मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगी इन द केस ऑफ शिल्डिंग एज वेल एज इन द केस ऑफ डीशिल्डिंग। तो यहाँ से इतनी चीज आपको समझ आई होगी कि सिग्मा बॉन्ड जब भी होंगे तो ऑलवेज क्या होना है, शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन होना है। अब यहाँ पे कितनी शिल्डिंग होगी कितनी डीशिल्डिंग होगी वो भी डिपेंड करेगी कि यहाँ पे कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन करेगा आउटर मैग्नेटिक फील्ड का, और उतना ही ज्यादा शिल्डिंग होगी प्रोटॉन की। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑन द नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा, यहाँ से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिशन ज्यादा होगा, और शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होगी, यहाँ से ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हो गया, हो जाएगा शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स is directly proportional to number of circulating sigma electrons. नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से एक कंसेप्ट है, ये आप बना सकते हैं कि जितने ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर्कुलेशन में उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ से शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज्यादा होगी। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। इतनी चीज भी समझ आ रही है यहाँ से। शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स is directly proportional to induced magnetic field. Induced magnetic field, और induced magnetic field है ये डिपेंड किस पे करता है, on the number of circulating sigma electrons। तो ये चीज यहाँ से होती है, ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये होता है शिल्डिंग का कंसेप्ट। शिल्डिंग क्या होता है, बेसिकली शिल्डिंग यही होता है कि कोई भी प्रोटॉन है उसे आउटर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से यदि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसे सिक्योर कर रहा है, ठीक है, उसे बचा रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन बोल रहे होते हैं। हिंदी में इसे परिरक्षण प्रभाव भी बोलते हैं। तो इतनी चीज समझ आ गई। ये जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है इसके इफेक्ट से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहा है प्रोटॉन को। दिस इज कॉल्ड एज शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये यहाँ से होता है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अबाउट द शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड डेफिनेशन वगैरह वो सब बताती हूँ, ठीक है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि शिल्डिंग का इफेक्ट क्या होता है। हमने जैसे ये जो 2 पॉइंट्स बोले हैं, एक बार के लिए मैं इनको अब नहीं कर रही हूँ, इन्हें हम आगे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है एक्चुअल में। इस सारे डायग्राम को भी हम नहीं मिटाएंगे, ये हमारे काम आने वाला है अभी के लिए।
ओके, तो देखिए इन जनरल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे यहाँ से आपका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो बनता है। यहाँ से यदि हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि इससे हम एनएमआर स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। तो इधर हम किसको शो करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ आउटर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, अप फील्ड बोल रहे होते हैं, अप फील्ड बोल रहे होते हैं। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, डाउन फील्ड बोल रहे होते हैं, डाउन फील्ड बोल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक प्रोटॉन के लिए एनएमआर सिग्नल है वो ड्रॉ करना है। एक प्रोटॉन के लिए हम एनएमआर सिग्नल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कोई प्रोटॉन लिया था, उसके लिए एनएमआर सिग्नल है कुछ ऐसे बन रहा था, ठीक है, कुछ ऐसे बन रहा था। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला हमने, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है, यानी कि शिल्डिंग होती है, तो जो ये सिग्नल है ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा यहाँ से क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आता है, सिग्नल है वो अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ये क्या था, ये जो सिग्नल है ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ शिल्डिंग, इन द एब्सेंस ऑफ शिल्डिंग, और यहां से इन द प्रेजेंस ऑफ शिल्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं शिल्डेड सिग्नल, शिल्डेड सिग्नल ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जो अपना प्रोटॉन का सिग्नल था वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। केमिकल शिफ्ट है वो एक अलग से टॉपिक है जिसे कि हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जस्ट मैंने बताया है कि शिल्डिंग और डिशिल्डिंग की वजह से जो एनएमआर सिग्नल होता है उसकी शिफ्टिंग को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शिल्डिंग का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ आया होगा कि जो सिग्नल यहाँ पे होना चाहिए था, जो सिग्नल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट की वजह से वो सिग्नल थोड़ा सा अपफील्ड में शिफ्ट कर गया। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, शिल्डिंग बोल रहे होते हैं। अब शिल्डिंग को आप एक्चुअल में किसी कंपाउंड के साथ में कैसे रिलेट करके समझेंगे तो वो चीज मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम डिशिल्डिंग की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब कोई भी कंपाउंड होता है उसमें दो टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं, और दोनों ही ग्रुप्स हैं उससे अफेक्ट होगा कि शिल्डिंग होगी या फिर प्रोटॉन्स की डिशिल्डिंग होगी। हम यहाँ से एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ से RCH2R। ठीक है, हमने क्या लिया, RCH2R, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ से, सारी की सारी चीजें गड़बड़ होती जाती हैं, CH3CH2R हमने लिया। ठीक है, CH3CH2R हमने लिया, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर किया। दूसरा जो एग्जांपल है वो हमने लिया CH3CH2Cl। दो एग्जांपल हमने यहाँ से लिए हैं। अब देखिए इतना जो ग्रुप है वो दोनों ही एग्जांपल्स में सेम है, तो डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे है, Cl और R का, और इसी चीज से यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से में शिल्डिंग हो रही है और कौन से में डिशिल्डिंग हो रही है। दोनों ही एग्जाम्पल से हम यहाँ से शिल्डिंग और डिशिल्डिंग दोनों कंसेप्ट उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो हमें कौन से सिग्नल की बात करनी है, इस वाले CH2, ये जो दो प्रोटॉन्स हैं इनके एनएमआर सिग्नल के बारे में हम खाली बात करेंगे, CH3 वगैरह के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। हमें यहाँ से भी इस वाले CH2 के सिग्नल की ही बात करनी है। तो इस वाले CH2 के सिग्नल की यदि हम बात करें तो देखिए इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर CH3 है वो तो यहाँ भी है, तो इस वाली तरफ से तो कोई इम्पैक्ट जाने वाला ही नहीं है। इसको तो हमें स्टडी नहीं करना, हमें स्टडी कहाँ पे करना है, सिमिलर पोर्शन पे नहीं करना, हमें जो डिफरेंशिएट है उस पर यहाँ से स्टडी करना है, क्योंकि इम्पैक्ट तो उसी का होने वाला है एनएमआर सिग्नल पे। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो R ग्रुप है, R ग्रुप का नेचर कैसा होता है, प्लस I इफेक्ट, प्लस I, और यदि यहीं से हम बात करें Cl की तो ये कौन सा होता है, माइनस I इफेक्ट, यानी कि दोनों ही ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट इफेक्ट वाले हैं। एक ग्रुप का प्लस I इफेक्ट है और दूसरे का माइनस I इफेक्ट है। तो प्लस I वाला है वो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे,
यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इंक्रीज करती है तो उस वाले केस में क्या होता है, देखिए अभी भी शायद थोड़ा सा मिटा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि इंक्रीज करता है तो यहां से क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी हायर। तो यहां से क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी हायर। फील्ड विल बी हायर। और जैसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ऑपोजिशन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई इफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी हायर देन shielding of protons will be occurred। तो यहां से क्या होगा, प्रोटॉन्स की शील्डिंग है वो होगी। क्यों होगा, क्योंकि वो तो मैंने पहले बताया था कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगा। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑपोजिशन होगा इंड्यूस्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, और जितना ज्यादा ऑपोजिशन होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहे हैं इस प्रोटॉन को, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इस वाले प्रोटॉन तक कम पहुंचने देंगे और इसी वजह से सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए यदि यहाँ पे हम बात करें कि ये वाले जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये नहीं होता तो क्या होता, सीधा सा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जाता और यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता, तो सिग्नल कम स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड पे ही बन जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ से कि जो कम स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसका तो ऑपोजिशन हो जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, हमें ज्यादा स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए सिग्नल है वो अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो रीजन समझ आया। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरे एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो यहां से क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी लोअर। तो यहां से क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो विल बी डिक्रीजेस, induced magnetic field also decreases and shielding of proton, or we can say that and deshielding of proton will be occur, एंड डिसेंडिंग ऑफ प्रोटॉन विल बी अकर। तो यहां से एक ही एग्जांपल से हमने समझ लिया है कि यदि प्लस आर या फिर प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, सॉरी प्लस आर को हमें दूसरे से कंसीडर करना पड़ेगा, सॉरी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ से शील्डिंग होगी, और यदि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे तो यहाँ से क्या होगा, डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन होगा। तो ये था कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, जो कि हमने सिमिलर एग्जांपल से समझा है। इतनी चीज दोनों के लिए सेम थी। और हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इस वाले CS2 के लिए बात करें तो इस वाले CS2 के प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए यदि CS2 प्रोटॉन का सिग्नल है वो आ रहा है आपको फील्ड में, तो इस वाले के लिए कहाँ पे आएगा, डाउन फील्ड में आएगा। और चीज है वो आपको समझ आ गई होगी क्यों हो रहा है ऐसा, वो किसकी वजह से हो रहा है, एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है। इसके पास में जो कौन से ग्रुप है, संगति का असर है, सिंपल सा है, बोलो शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इज ऑल अबाउट द संगति का असर। ठीक है, कि कितना कौन किसके साथ में बैठा है उसी पे डिपेंड करेगा कि उसका एनवायर सिग्नल है वो कहाँ पे मिलने वाला है। तो ये था आपका थोड़ा सा शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का इफेक्ट, जिसे कि मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं शील्डिंग या फिर डीशील्डिंग इफेक्ट बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हमने सारा का सारा बात किया अबाउट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का और देखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्डिंग भी कर सकते हैं, डीशील्डिंग भी कर सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, कंपाउंड टू कंपाउंड, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करती हैं चीजें कि कहाँ पे डीशील्डिंग होने वाली है, कहाँ पे शील्डिंग होने वाली है। ठीक है, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं डिस्कस करती हूँ। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें देखना है शील्डिंग एंड डीशील्डिंग बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स। Effect of shielding and deshielding, effect of pi electrons on shielding and deshielding.
तो नेक्स्ट है अपना इफेक्ट शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम देखेंगे यहाँ से डिशिल्डिंग का। तो डिशिल्डिंग के लिए हम एग्जाम्पल सब वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले चीज एक लाइन में यहाँ पे लिख देती हूँ आपको कि शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स। शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स depends on the position of pi bond. Depends on the position of pi bond, or we can say that depends on the position of pi electrons. Depends on the position of pi electrons. यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी, वो चीज डिसाइड करेगी कि यहाँ से शिल्डिंग होने वाली है या फिर डिशिल्डिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों टाइप के इफेक्ट हम हो सकते हैं, शिल्डिंग भी हो सकती है और डिशिल्डिंग भी हो सकती है। तो एग्जांपल फर्स्ट है वो हम यहाँ से कंसिडर करते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट है वो हम यहाँ से किसका कंसिडर कर रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें बात किसकी करनी है, इस वाले CHO की, यानी कि हम इस वाले प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि इसकी शिल्डिंग होगी या फिर डिशिल्डिंग होगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है। तो देखिए, यदि हम एसिटाल्डिहाइड को यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से करेंगे, C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन है ये इधर होगा और CH3 है वो इधर होगा, ठीक है, हो गया। अब जैसे ही हम बात करें तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यहाँ पे भी जनरेट होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यहाँ पे भी जनरेट होता है। दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बट ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑपोजिशन करेगा या फिर क्या करेगा, अलाइनमेंट करेगा, वो चीज डिपेंड करेगी कि यहाँ से शिल्डिंग होगी या फिर डिशिल्डिंग होगी। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, B0 इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और आउटर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखिए, ऑपोजिशन तो है, ठीक है, डायरेक्शन है वो तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन है, ये ऑलमोस्ट बाहर होता है, इससे ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है इससे ऑलमोस्ट बाहर होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। तो इसकी वजह से ये इसका शिल्डिंग नहीं कर पाते हैं, क्या हो रहा है, डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन है वो हो जाता है। तो यहां से क्या होगी, डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन होगी, डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन होगी। ओके, इन द सेम वे यदि हम बात करते हैं बेंजीन की रिंग के बारे में, ओके, तो देखिए हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो यहां से क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से भी जनरेट होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से जनरेट होगा। देखिए यहां से भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। अब यदि हम बात करें प्रोटॉन्स की, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो कहां पे ज्यादा है, इन वाली पोजीशंस पे ज्यादा है, इन वाली पोजीशंस पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। बट जो बेंजीन रिंग है उसके प्रोटॉन्स है वो कहां पे है, साइड में ज्यादा है। तो जैसे ही हम यहां से आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस वाले केस में भी क्या होता है, डिशिल्डिंग होती है, डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसमें दो रीजन होते हैं, कौन कौन से, ये वाला जो रीजन है, साइड वाला रीजन है, ये तो कौन सा होता है, डिशिल्डिंग, डिशिल्डिंग रीजन होता है। और ये वाला कौन सा होता है, शिल्डिंग रीजन होता है। तो इसमें भी यदि आप स्पेसिफिकली बात करोगे तो ये वाले जो प्रोटॉन्स है ये मोस्ट डिशिल्डेड प्रोटॉन्स ऑफ बेंजीन होंगे। ये वाले प्रोटॉन्स क्या होंगे, मोस्ट डिशिल्डेड प्रोटॉन्स ऑफ बेंजीन होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स वो हो जाती है।
ठीक है। तो शिल्डेड रीजन ये वाला बीच में यदि कोई प्रोटॉन्स है, इन वाले प्रोटॉन्स की यदि हम बात करें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा शिल्डिंग फील होता है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो प्रोटॉन्स है ये तो ज्यादा ही डिशिल्डेड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से डिशिल्डिंग इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है जो मैं आपको बताती हूँ जिसमें शिल्डिंग, तो एक बार इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें बात करती हूँ शिल्डिंग के बारे में। तो शिल्डिंग है वो कैसे होगा, यदि हम बात करें एसिटिलीन के बारे में, एसिटिलीन प्रोटॉन्स का पोजीशन पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। हमने दो एग्जांपल्स लिए, एसिटाल्डिहाइड और बेंजीन, जिसमें कि दोनों में ही डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है। थर्ड एग्जांपल है वो हम यहाँ से बात कर रहे हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन की यदि हम बात करें तो देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से क्या होगा, यहाँ से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा। बट ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि ये इन प्रोटॉन्स को अच्छे से कवर कर लेता है, जो कि इन द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड बेंजीन नहीं हो पाया था। एल्डिहाइड एंड बेंजीन के केस में क्या होता है, प्रोटॉन्स है उन्हें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स है वो अच्छे से कवर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसका क्या हो रहा होता है, डिशिल्डिंग हो रही होती है। बट यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये वाला कौन सा था, शिल्डिंग रीजन था, जहां से मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो कौन सा था, शिल्डिंग रीजन था। और यहाँ पे सेम अलाइनमेंट में ही क्या है, आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन्स की क्या होती है, शिल्डिंग होती है, शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। इस वाले केस में क्या होगा, शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। और रीजन आपको समझ आया होगा, यहाँ पे प्रोटॉन्स की पोजीशन है वो वैसी नहीं होती कि शिल्डिंग हो पाए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छे से कवर नहीं कर पाता प्रोटॉन्स को। बट यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसने प्रोटॉन्स को अच्छे से कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन है वो हो जाता है। तो इन द सेम केस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिल्डिंग भी हो सकती है, डिशिल्डिंग भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगा, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं एनवायरमेंट प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। तो शिल्डिंग और डिशिल्डिंग का यही कंसेप्ट होता है। इसके बाद थोड़ा सा और बच जाता है कि यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा शिल्डिंग कहाँ पे होगी, सबसे कम कहाँ पे होगी, तो उस वाले केस में इन जनरल यहाँ से एक होता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसमें शिल्डिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद sp2 में होती है और उसके बाद sp कार्बन में होती है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे होती है, sp कार्बन में होती है। तो ये sp कार्बन से लगे हुए प्रोटॉन्स पे होते हैं। हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रोटॉन्स, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उससे लगे हुए प्रोटॉन्स हैं उनकी सबसे ज्यादा शिल्डिंग होगी, ठीक है। तो शिल्डिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन्स, शिल्डिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इन जनरल ऑर्डर है वो यही होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगे हुए जो प्रोटॉन्स हैं, यानी कि लाइक दैट, ठीक है, तो इनकी शिल्डिंग है वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद sp2 वाले की होगी, उसके बाद sp कार्बन वाले प्रोटॉन्स की शिल्डिंग है वो होती है। अब यहाँ से ऐसा बिल्कुल भी माइंडसेट मत बना लेना कि एसिटाल्डिहाइड में डबल बॉन्ड था और बेंजीन रिंग में भी डबल बॉन्ड होता है। तो जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे प्रोटॉन्स की डिशिल्डिंग होती है और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया वहां पे प्रोटॉन्स की शिल्डिंग होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो कंपाउंड है उसमें प्रोटॉन्स की पोजीशन क्या है, उस चीज पे डिपेंड करेगी कि वहां से शिल्डिंग होने वाली है या फिर डिशिल्डिंग होने वाली है। इन द सेम कंपाउंड यहाँ से भी देखिए कुछ प्रोटॉन्स है जिनकी शिल्डिंग हो रही है और कुछ प्रोटॉन्स है जिनकी डिशिल्डिंग हो रही है। ये वाले जो प्रोटॉन्स है, ये दोनों प्रोटॉन्स है, ये मोर डिशिल्डेड प्रोटॉन्स है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। इनकी स्थिति क्या है वो बताएगी कि इनकी शिल्डिंग होने वाली है या फिर डिशिल्डिंग होने वाली है। तो यहीं के साथ हमारा कंसेप्ट खत्म होता है, शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल शिफ्ट। होप्स आपको ये वाला जो आस्पेक्ट है वो समझ आया होगा, नहीं भी आया वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।